गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में मैं आप सभी को प्रथम अध्याय पढ़ा रहा हूं। प्रथम अध्याय के अंतर्गत मैंने हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पॉइंट को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। विशेषता पॉइंट के अंतर्गत मैंने हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक स्नानागार के बारे में बताया, ठीक है, जल निकास प्रणाली के बारे में बताया, सड़क प्रणाली के बारे में बताया, अन्नागार के बारे में बताया। अर्थात अन्नागार, स्नानागार, जल निकास प्रणाली तथा सड़क प्रणाली को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। इसलिए आज हम आप सभी को बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के आवास के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी कैसे, वो आज ही मैं आपको बताऊंगा। तथा हड़प्पा सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता थी कैसे, किस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, इसके बारे में आज हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्लास को प्रारंभ किया जाए। और प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अवश्य रूप से उस डाउट को पूछिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करना है और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। पेड कोर्स में आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे। अक्टूबर के अंत में कोर्स को समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन दे करके रिविजन भी करवाए जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का जो पॉइंट है, आज का पॉइंट है आवास, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का आवास। आज हम आवास पॉइंट को काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। आवास, ठीक है, जो आपका हाउस हो गया यानी घर हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, यदि मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम ये जो घर होता है, घर 3 प्रकार का देखने को मिला। ज़्यादातर घर 1 मंजिला या 2 मंजिला था, ठीक है। ज़्यादातर प्यारे बच्चों जो घर था या तो 1 मंजिला था या तो 2 मंजिला घर था। कहीं कहीं आपको बहुमंजिला भी देखा, कहीं कहीं जो घर है प्यारे बच्चों वो बहुमंजिला भी देखा, अर्थात 3 महल का भी देखा आपको, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर जो घर होता था हड़प्पा सभ्यता का या तो 1 महल का होता था या तो 2 महल का होता था। कहीं कहीं बहुमंजिला भी होता था यानी कि 3 महल का भी आपको होता था। ये तो हो गया घर के बारे में। अब प्यारे बच्चों जितने भी घर होते थे हड़प्पा सभ्यता में, सभी घर में अवश्य रूप से स्नानागार होते थे। स्नानागार होते थे या कुआं होता था, ठीक है। स्नानागार मतलब छोटा स्नानागार होता था। मैंने बताया कि जो बड़ा स्नानागार है वो बड़ा स्नानागार तो मोहनजोदड़ो में आपको मिला था। तो छोटा स्नानागार घर में होता था, कुआं होता था, रसोई होता था, ठीक है। क्या होता था? रसोई होता था, आंगन होता था, रोशनदान होता था, रोशनदानी। इस प्रकार का समुचित प्यारे बच्चों क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता में घर में ये सभी चीज़ मौजूद होते थे। यानी कि हर घर में, ज़्यादातर घर में स्नानागार देखने को मिलता था, कुआं देखने को मिलता था, रसोई देखने को मिलता था, आंगन देखने को मिलता था, रोशनदानी देखने को मिलता था। स्नानागार का मतलब हुआ कि नहाने वाला स्थान, ठीक है, नहाने का, जैसे कि स्विमिंग पूल टाइप का तालाब हो गया बीच में, इस प्रकार से उतर करके नहाने वाला आपका हो गया, ठीक है। कुआं, जहाँ स्नानागार प्यारे बच्चों नहीं होता था, कुआं अवश्य रूप से होता ही होता था। जैसे हल्का जो मान के चलिए कि अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो आम भाषा में कहिए कि स्नानागार और कुआं आपको दोनों दिखाई पड़ता था। लेकिन सभी घर में अवश्य रूप से कुआं होता ही होता था, रसोई होता ही होता था। यानी कि जो भी घर होता था खाना बनाने के लिए एक रसोई होता था, आंगन भी होता था, घर में आंगन होता था, ठीक है। और इनके अलावा रोशनदानी भी होता था। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि सर ये रोशनदानी क्या होता है? तो रोशनदानी होता है खिड़की, ठीक है। खिड़की को ही हम लोग रोशनदानी बोलते हैं। अर्थात
इस खिड़की के माध्यम से रोशनी पर्याप्त मात्रा में कक्ष में पहुंचती थी, अर्थात रूम में जो रोशनी होता था वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचता था रोशनदानी के बदौलत। तो रोशनदानी खिड़की, तो लोग खिड़की क्यों बनाते, ताकि रोशनी पर्याप्त मात्रा में आए। ठीक है, इसके अलावा अन्नागार भी होता था। अन्नागार वे इसलिए बनाते थे ताकि वहाँ अनाज रखा जा सके। ठीक है, तो अनाज रखने के लिए हर घर में आपको अन्नागार भी प्यारे बच्चों होता था। ठीक है, तथा जितने भी प्यारे बच्चों जो घर होता है तो सभी घर में जो गंदा पानी के निष्कासन के लिए आपको क्या होता था, तो गंदा पानी के निष्कासन के लिए हर घर नाली से जुड़ा होता था। किनसे, तो प्यारे बच्चों नाली से जुड़ा होता था, ताकि घर का जो गंदा पानी है वो नाली के माध्यम से आपको बाहर आपको निकल जाया करता था। ठीक है, अब जो घर होता था, मान के चलिए प्यारे बच्चों ये आपका घर है, ये मेन घर है। ठीक है, ये मेन घर है। तो मेन जो घर होता था, मेन घर के सामने जो मुख्य जो सड़क होता था, ये आपका हो गया मुख्य सड़क। तो लोग क्या करते थे कि मुख्य सड़क जो मेन सड़क होता था, अपने घर का दरवाज़ा मेन सड़क में नहीं बनाते थे। वे जो दरवाज़ा बनाते थे गली में, मान के चलिए यहाँ मेरा एकदम पतला सा गली है। ठीक है, तो लोग दरवाज़ा यहाँ बनाएगा गली में। ठीक है, अर्थात जो भी लोग घर बनाते थे, हड़प्पा वासी जो अपना घर बनाते थे, अपना घर का जो दरवाज़ा वह मुख्य सड़क पे ना रख करके बल्कि एक गली में रखा करते थे। किस में, तो एक गली में। ये जो देखिए ये गली है ना, इस गली में अपना मेन दरवाज़ा आपको बना लिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि वे इसलिए ऐसा करते थे जिससे उसका जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी सिक्योर रह सके। प्राइवेसी क्या रह सके, सिक्योर। यदि मान के चलिए मुख्य सड़क पे यदि मान के चलिए गेट होगा, ठीक है, दरवाज़ा होगा, तो हो सकता है कि जाने वाले जितना भी राहगीर होंगे सभी इस गेट के माध्यम से घर के अंदर ताक झाँक करेगा, देखेगा, सुनेगा। तो हड़प्पा वासी को ये सब पसंद आपको नहीं था कि कोई मेरी लोग को देखे, प्राइवेसी चीज़ को देखे। तो इसके लिए लोग अपने प्राइवेसी के लिए जो है जो दरवाज़ा मुख्य सड़क पे ना बना करके वे गलियों में बनाया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का वो आपको आवास हुआ करता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का आवास कितने मंजिला का होता था, 1 महल 2 महल ज़्यादातर होता था, लेकिन कहीं कहीं बहुमंजिला इमारत भी आपको बना हुआ था। ठीक है, अब ये जो घर बनता था, इस घर में स्नानागार, कुआं, रसोई, आंगन, रोशनदानी, खिड़की, अन्नागार, ये सब तो रहता था, विराजमान तो प्यारे बच्चों रहता ही रहता था। लेकिन अब यदि हम बात करें घर बनाने का, तो घर कैसे बनता था, तो घर बनाने के लिए पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि घर में कोई पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, घर में पत्थर का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, घर में प्यारे बच्चों पत्थर का प्रयोग नहीं होता था, घर में सिर्फ पक्की ईंटों का ही ये लोग प्रयोग किया करते थे। अब जो बहुमंजिला घर बनता था, जैसे 2 महल का हो गया, 3 महल का हो गया, तो ये क्या करते थे, अपनी छत ढालने के लिए यह बीम का प्रयोग करते थे, लकड़ी के बीम का प्रयोग करते थे। किसका प्यारे बच्चों, तो लकड़ी के बीम का ये लोग प्रयोग किया करते थे। आज भी देखिएगा अपने गांव में कि जिनका यदि घर मतलब कि बहुत पुराना घर है, 2 मंजिला घर है, तो उनका छत जब आप देखिएगा तो उनका छत ढाला हुआ छत आपको नहीं रहेगा। आज के समय में हम लोग जो घर बनाते हैं क्या करते हैं, लोहा पहले देते हैं, इस प्रकार से लोहा देते हैं, फिर इसको गिट्टी से ढाल देते हैं। तो ये तो आज का हो गया। लेकिन पुराना घर आज आप भी देखिएगा, जो पुराना घर जो 2 मंजिला होता है, पहले लकड़ी का इस प्रकार से बीम दे देगा सटा करके, और ईंटा को सही देगा इस पर से, इस प्रकार से उनका छत तैयार हो जाता था। तो हड़प्पा वासी भी इसी प्रकार से वे अपने छत को बनाया करते थे। लकड़ी का एक बीम देते थे और उस बीम के ऊपर से ईंट को रख करके छत को वे लोग क्या करते थे, तो प्यारे बच्चों छत को तैयार करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का घर पक्की ईंटों का बना होता था, इसमें पत्थरों का इस्तेमाल आपको नहीं किया जाता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का जो आवास है, आवास को समझने में आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत है तो कमेंट करके लिखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो ये कमेंट में लिख करके कमेंट में आप लोग बेशक लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, हड़प्पा लिपि आता है। अब हम लोग हड़प्पा लिपि को देखेंगे, हड़प्पा लिपि क्या होता है। ठीक है,
बहुत छोटा पॉइंट है, हड़प्पा लिपि। इसे आप हड़प्पा लिपि कहिए या सिंधु लिपि कहिए या हड़प्पाई लिपि कहिए, कितना लिखे बने तो हड़प्पा लिपि, सिंधु लिपि, हड़प्पाई लिपि, सब क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों सारा का सारा बात बराबर। लिपि का मतलब होता है लिखना। लिपि का मतलब क्या होता था प्यारे बच्चों? लिखना। ठीक है, जैसे कि अभी हम जो लिखे ये कौन सा लिपि हो गया? ये मेरा, हमारा भारत का ये लिपि आपका हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे हड़प्पाई लिपि का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो देखिए हड़प्पा लिपि के बारे में सर्वप्रथम आप लोग जान जाइए कि हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, हड़प्पा लिपि को प्यारे बच्चों आज तक आपको नहीं पढ़ा गया है। नहीं पढ़ने का बहुत यहाँ पर कारण है। ठीक है, अब क्यों नहीं पढ़ा गया ये हम आगे बताएंगे। सर्वप्रथम इसके बारे में, हड़प्पा लिपि के बारे में जान जाइए। हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अब जब पढ़ा नहीं गया है तो इसलिए आज तक हम हड़प्पा वासी के बारे में अच्छी तरीके से जान नहीं पाए हैं। यदि हड़प्पा लिपि को हम लोग पढ़ लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम और भी बेहतरीन ढंग से जान पाएंगे। ठीक है, अब नहीं पढ़ने का पहला जो कारण था, जो सबसे पहला कारण यह था कि हड़प्पा लिपि का जो अक्षर है वो लगभग 400 के करीब है। 400 के करीब ये आपको अक्षर है, चिन्ह आपको मिले। ठीक है, 400 के करीब लगभग में। ठीक है, और जो भी अक्षर जो प्यारे बच्चों जो है ये एक आपका चिन्ह है। क्या है? तो चिन्ह टाइप का, प्रतीक टाइप का, आप चिन्ह भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए इनका जो अक्षर किस प्रकार से है, यह चिन्ह को प्रदर्शित आपको करता है। जैसे अनाज हो गया, कोई पशु हो गया, कोई पक्षी हो गया, नाव हो गया, सूर्य हो गया, इस प्रकार से यह चिन्हों को ले करके यह क्या किया है? तो अपने अक्षर का निर्माण किया है इस प्रकार से, जिसे आज तक आपको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब ये एक चिन्ह द्वारा प्रतीक, ये जो अक्षर, जैसे हम लोग ओ लिखते हैं तो ओ इस प्रकार से लिख दिए। तो हड़प्पा का जो ये अक्षर था, जैसे किसी चीज़ को सूचित करना है तो उसके लिए कोई चिन्ह का वे लोग प्रयोग करते थे। जैसे आपका बाज हो गया, अनाज हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, कोई पशु हो गया, पशु यानी कि पशु उसु बना करके इस प्रकार से उसका अक्षर का ये चिन्ह होता था, सिंबल होता था। इसलिए इसे आज तक प्यारे बच्चों पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है, अब ये चिन्हों के माध्यम से एक भाव उत्पन्न करता था। क्या उत्पन्न करता था? तो भाव। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था वो भावात्मक था। कैसा था? तो भावात्मक। ठीक है, भावात्मक मतलब कि एक भाव को उत्पन्न करता था और उस भाव के ही माध्यम से लोग क्या करते थे लोग उस चिन्ह को देख करके समझ जाते थे कि आगे वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो मुख्य तौर पे से आपको यही जानना है कि हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। इनका जो अक्षर है लगभग 300 के करीब में आपको मिला है। यह एक चिन्ह द्वारा इसका अक्षर आपको दिखाई आपको पड़ता है, जो कि एक भावात्मक की ओर इशारा करता है, अर्थात भावना को इशारा करता है। इसे देखकर इसे ही समझ करके लोग समझ पाते थे कि यह किस प्रकार से, मान के चले कि यह क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ये जो लिखाया जो जाता था ये एक पट्टी के बेसिस पर लिखाया जाता था। मिट्टी का पट्टी बना होता था, इस पट्टी पर इस प्रकार से लिखा जाता था, यानी चिन्ह प्रदर्शित कर करके इसको अंकित आपको किया जाता था। तो यह प्यारे बच्चों हो गया हड़प्पा लिपि हो गया। इसे आप हड़प्पा लिपि कहिए या चाहे तो आप इसे सिंधु लिपि भी कहा आप सकते हैं। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान करके आगे आप लोग बढ़ जाइए। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपको प्यारे बच्चों जो पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम लोग आएंगे कांस्य युगीन सभ्यता कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कांस्य युगीन सभ्यता, मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है। कांस्य युगीन सभ्यता, अब कांस्य युगीन सभ्यता कहिए या कांस्यकालीन प्यारे बच्चों सभ्यता कहिए, बात आपका बराबर है। ठीक है, अक्षर आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये थोड़ा सा बताइए तो।
लगभग में दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब हम ब्लू मार्कर का ही प्रयोग करेंगे। कांस्य युगीन सभ्यता कहिए या कांस्यकालीन सभ्यता कहिए, बात आपको बराबर है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा वासी को सोना चांदी, तांबा, टीना ये सभी धातु का क्या था, तो प्यारे बच्चों ज्ञान प्राप्त था। सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, टीना, ये सभी धातु के बारे में हड़प्पा वासी भली प्रकार से परिचित थे, ठीक है। लेकिन हड़प्पा वासी को लोहा का ज्ञान नहीं था। ये जो लोहा जो पदार्थ होता है, ठीक है, इस लोहे पदार्थ का ज्ञान हड़प्पा वासी को नहीं था। अब देखिएगा आज के समय में हम लोग लोहा का कितना प्रयोग करते हैं। जितना भी गाड़ी है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रेन है, सब में लोहा का इस्तेमाल होता है। लोहे के बिना आज का जो सभ्यता है वो प्यारे बच्चों क्या है, हमारा सभ्यता अधूरा है। उसी प्रकार हड़प्पा वासी को लोहा, ये जो धातु है, लोहा धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी कई बार प्रश्न आपको आता है कि हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लोहा। इस लोहा धातु का ज्ञान हड़प्पा वासी को नहीं था, ठीक है। हड़प्पा वासी को क्या क्या ज्ञान था, सोना, चांदी, तांबा, टीना, ये सभी का आपको ज्ञान प्राप्त था। इनमें से जो तांबा होता है, तांबा, उसके बाद टीना, ये भी मार्कर नहीं चल रहा है, एक मैं थोड़ा सा मार्कर में देख लेता हूँ। मार्कर आजकल थोड़ा सा गड़बड़ा गया। चलिए ये आपका चल रहा है। हड़प्पा वासी को तांबा और टीना का ज्ञान काफ़ी अच्छे तरीके से था, यानी तांबा भी जानते थे, टीना भी जानते थे। हड़प्पा वासी क्या करते थे, अब देखिए जितना लोहा आपको प्यारे बच्चों मजबूत होता है, उतना तांबा मजबूत होता है नहीं, उतना टीना मजबूत होता है, टीना मजबूत आपको नहीं होता है, ठीक है। टीना देखिएगा कि ढन 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 ज़्यादा करेगा, करता है कि नहीं करता है। जितना टीना का परत होगा उतना लोहा का परत का यदि हम कंपेयर करें तो लोहा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, टीना उतना मजबूत नहीं होता है, तांबा भी उतना मजबूत नहीं होता था। तो मजबूती लाने के लिए हड़प्पा वासी ने एक नया उपाय सोचा। क्या सोचा, तो एक नया उपाय सोचा। हड़प्पा वासी ने क्या किया कि तांबा को पिघला दिया और टीना को पिघला दिया। तांबा टीना को पिघला करके उन्होंने क्या किया, तो मिक्स कर दिया, अर्थात तांबा टीना को पिघला करके दोनों को मिला दिया। अब मिलने के बाद इसको ठंडा वे लोग है ना कर देते थे। अब जैसे ही ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद एक नया पदार्थ आपको बन जाता था, वह बनता था कांसा। क्या बनता था, कांसा, ठीक है। अर्थात कांसा पदार्थ कैसे बनता था, तो प्यारे बच्चों तांबा और टीना को जब हम पिघला करके मिला देंगे, मिलाने के बाद ठंडा कर देंगे, तो जो हमको पदार्थ मिलेगा वही पदार्थ आपको कांसा आपको कहलाएगा, ठीक है। अब हड़प्पा वासी क्या करते थे, अब ये जो कांसा पदार्थ हो जाता था तो तांबा टीना की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता था, एकदम मजबूत हो जाता था, ठीक है। अब सबसे जो ज़्यादा मजबूत जो पदार्थ होता था हड़प्पा सभ्यता में वो कांसा ही होता था, और कांसा पर्याप्त मात्रा में मौजूद भी था। अब यदि हम सोने की बात करें, चलो सोना मौजूद हो जाता है, लेकिन सोना अत्यधिक मौजूद होगा तब तो ना, सोना काफ़ी कीमती होता है या दुर्लभ होता है, उतना नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन तांबा टीना बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता था हड़प्पा वासी को, इसलिए हड़प्पा वासी दोनों को मिला करके एक नया पदार्थ तैयार करता था जो कांसा कहलाता था। कांसा दोनों की अपेक्षा में काफ़ी कठोर होता था, मजबूत होता था। अतः हड़प्पा वासी ने कांसा का प्रयोग किन किन चीज़ों में किया, तो कांसा का प्रयोग इन्होंने अस्त्र और शस्त्र बनाने में किया। अस्त्र शस्त्र क्या होता है, जैसे लड़ने का सामग्री आपका हो गया, जैसे तलवार हो गया, ठीक है, तलवार हो गया, चाकू हो गया, अस्त्र शस्त्र हो गया। तो हड़प्पा वासी जो तलवार चाकू जो बनाता था वो किसका बनाता था, तो प्यारे बच्चों वो आपको कांसा का ही बनाता था, ठीक है। इनके अलावा हड़प्पा वासी जो भी मूर्तियां बनाता था वो मूर्तियां कांसा का ही बनाता था, यानी कि ठीक है। अधिकांश जितने भी मूर्ति प्राप्त हुए जो किनके बने हुए थे, तो प्यारे बच्चों कांसा का ही बना हुआ था। हड़प्पा वासी जो भी खाना वाना बनाते थे तो खाना बनाने के लिए जो भी बर्तन होता था वो बर्तन भी कांसा का ही बनाता था।
किनका बनाता था? तो प्यारे बच्चों बर्तन भी कांसा का ही ये बनाते थे। हड़प्पावासी कृषि करने के लिए आपको कृषि सामग्री जो भी होता था, कृषि सामग्री प्यारे बच्चों जैसे क्या, जैसे खुरपी हो गया, कुदार हो गया, हसुआ हो गया। तो खुरपी, कुदार, हसुआ ये लोग जो बनाते थे ये लोग तांबा का ही बनाते, सॉरी कांसा का ही बनाते थे। किनका बनाते थे? तो प्यारे बच्चों कांसा का ही आपको बनाते थे। इसके अलावा कांसा का ये चादर भी आपको बनाते थे, या अपनी आवश्यकता का ज़्यादातर जरूरत, यानी आवश्यकता अनुसार जो जो वस्तु होता था, ज़्यादातर वस्तु किसका बना होता था? तो प्यारे बच्चों कांसा का ही बना होता था। किसका? कांसा का ही बना होता था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में देखा गया कि जितना भी अधिकांश जरूरत का जो सामान है वह सामान कांसा पदार्थ का ही बना हुआ है। चाहे वो अस्त्र शस्त्र हो, चाहे वो मूर्ति हो, बर्तन हो, कृषि सामग्री कोई कुदार हो, ठीक है, चाहे वो चादर हो, चाहे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी वस्तु हो, ज़्यादातर वस्तु आपको कांसा का बना होता था। इसीलिए इन्हीं कांसे की मदद से हड़प्पा सभ्यता ने काफ़ी ज़्यादा विकास किया, और इस प्रकार से विकास किया कि यह तत्कालीन सभ्यता में काफ़ी क्या थी? तो उन्नत थी, उन्नत किस्म की सभ्यता आपको बन गई थी, काफ़ी विकसित, उस समय का काफ़ी विकसित सभ्यता आपको बन गया था। ठीक है, तो हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो विकास किया इतना फला फूला किसके कारण? इसी कांसा पदार्थ के कारण। ठीक है, यदि यह कांसा पदार्थ नहीं होता तो क्या हड़प्पा सभ्यता इतना विकास कर पाता? इतना विकास आपको नहीं कर पाता, क्योंकि विकास का सबसे बड़ा कारण यह था कि हड़प्पा सभ्यता को कांसा धातु का, ये कांसा पदार्थ का ज्ञान था। कांसा के ही बदौलत ये इतना सारे सामग्री को बना पाया और वे विकास के शिखर पर पहुंच सका। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हर चीज, ज़्यादातर चीज कांसा का बना हुआ था। इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता कांसकालीन सभ्यता थी। कौन सा कालीन? तो प्यारे बच्चों कांसकालीन या कांसयुगीन सभ्यता थी। इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को कांसयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न कई बार पूछते हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता को कांसयुगीन की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो उसका उत्तर भी आपको कुछ इसी प्रकार से देना है कि हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, एक कांसकालीन भी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांसकालीन सभ्यता इसलिए थी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो भी विकास किया और विकास कर शिखर पर पहुंचा तो उनका मुख्य कारण कांसा था, क्योंकि कांसे के ही मदद से वो अपने आवश्यकता अनुसार वस्तु को तैयार करता था। जैसे अस्त्र शस्त्र बनाता था, ठीक है, अस्त्र शस्त्र भी कांसा का ही बनाता था, मूर्तियाँ भी कांसा का बनाता था, खाना बनाने के लिए बर्तन भी कांसा का बनाता था, कृषि योग्य सामग्री भी कांसा का ही बना होता था। अतः कांसे का प्रयोग अत्यधिक होता था। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कांसकालीन क्या थी? तो प्यारे बच्चों सभ्यता थी। ठीक है, तो इसको समझने में आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत है तो प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कि सर दिक्कत है। ठीक है, आम भाषा में कहिए, हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग अत्यधिक होता था। अपने हर आवश्यकता की सामग्री यथासंभव यह कांसा का ही बनाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कांसकालीन सभ्यता थी। ठीक है, इसको तो समझने में किसी प्रकार से प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट आगे पॉइंट पे। ठीक है, चलिए। आपका टाइम कितना हो गया? चलिए, टाइम अभी का बहुत है। अब हम एक सेपरेट में देखेंगे मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो, आज हम इसका अर्थ देखेंगे और इनके बारे में कुछ चीज़ हम जान लेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस क्षेत्र में आपको पढ़ा था? तो प्यारे, ये सबसे पहले पाकिस्तान में मिला था। पाकिस्तान देश के बलोचिस्तान के कौन सा जिला? लड़काना जिला में। ठीक है, अब देखिए, ये जो बलोचिस्तान जो राज्य पड़ता है, यह क्षेत्र इसका हो जाता है
सिंधु क्षेत्र या सिंध प्रांत हो जाता है। कौन सा? तो प्यारे बच्चों सिंध प्रांत आपका हो जाता है। ठीक है, अब सिंध प्रांत है तो जाहिर सी बात है ये जो बलूचिस्तान में यहाँ जो भाषा जो बोला जाएगा वो आपको सिंधी भाषा बोला जाएगा। कौन सा? तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको सिंधी भाषा बोला जाता था, सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा। तो हुआ ये था कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी तो हड़प्पा का खोज किया। तो जैसे ही 21 में हड़प्पा का खोज किया था कौन? दयाराम साहनी। अगले वर्ष अर्थात 1922 ईस्वी में, ये बात है 1922 ईस्वी में, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी को पाकिस्तान देश के बलूचिस्तान राज्य के अंतर्गत लड़काना जिला में राखल दास बनर्जी को 1922 में एक क्या मिला? एक प्यारे बच्चों एक ढेर मिला। ठीक है, एक ढेर मिला। और ये जो ढेर था ये ढेर कंकालों का ढेर था। क्या था? तो कंकालों का ढेर, अर्थात बहुत सारे लोग मरे हुए थे, उनका मरा हुआ कंकाल ढेर सारा आपको पड़ा हुआ था, जो लगभग 40 की संख्या में थी। लगभग 40 कंकाल आपको देखने को आपको मिला था। ठीक है, जब इन कंकालों को देखा गया तो इस कंकाल को जब प्यारे बच्चों देखा गया तो इसमें देखा गया कि किसी कंकाल का एगो हाथ नहीं था, किसी कंकाल का एक हाथ नहीं था, किसी कंकाल का मुंडिया नहीं था, किसी कंकाल का मुंडी है तो दोनों हाथ नहीं था, किसी कंकाल का दोनों हाथ है तो एगो पैर नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से यदि देखा गया किसी का एक हाथ कटा हुआ है, किसी का एक पैर कटा हुआ है, किसी का धड़ कटा हुआ है। अब बताइए कि इतना सारा कंकाल का जो ढेर है, किसी का मुंडी नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, इसका मतलब है कि कोई घमासान युद्ध चला होगा, उस युद्ध में सभी लोग मर गए हैं ना होंगे, और जो लोग मर गए होंगे उसको एक ढेर करके रख दिया गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे कंकाल आपको नर कंकाल थे। कौन कंकाल थे? तो प्यारे बच्चों नर कंकाल थे। जब इन्हीं कंकाल को जब दयाराम राखल दास बनर्जी को जब ये मिला तो क्या होता है कि जैसे मान के चले आप ही के गांव में कोई कुछ मिला है तो कोई जांच करने के लिए बाहर से लोग आए, जैसे राखल दास बनर्जी बाहर से आए और वो जांच कर रहे हैं, तो आपका गांव वाला क्या करेगा कि उसके सामने जाकर के भीड़ लगा देगा। भीड़ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल भीड़ लगा देगा। तो लोकल लोग आए, ठीक है, लोकल लोग आए और इस चीज़ को कंकाल के ढेर को देखें तो लोकल लोग अपने भाषा में बोलता है। क्या बोलता है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। लोकल लोग बोलता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब जो मोहनजोदड़ो जो प्यारे बच्चों जो शब्द है, जो लोकल लोग जो है आपको, ये लोकल लोग कौन? यानी कि लड़काना, लड़काना में जो रहने वाले जो लोग थे, इसी कंकाल को देख करके उन्होंने कहा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब जो मोहनजोदड़ो जो प्यारे बच्चों जो शब्द है, ये शब्द सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो प्यारे बच्चों सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का कंकाल, कंकाल। ठीक है, यानी कि जो इंसान मर जाता है उसका कंकाल। इसलिए मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों, मृत्यों यानी मृतकों का कंकाल। ठीक है, मृतकों का कंकाल। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का कंकाल। अब ये आपके मन पर है कि आप किस प्रकार से बोलते हैं, चाहे तो इसको कंकाल बोलिए, चाहे मृतकों का कंकाल बोलिए, चाहे मरा हुआ लोग का हड्डी गुड्डी बोलिए, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का कंकाल, यानी जो लोग मर गया उसका जो हड्डी गुड्डी जो होता है, कंकाल होता है, उसी को सिंधु भाषी लोग अपनी भाषा में मोहनजोदड़ो आपको कहा। अब पूरे लोग लड़काना के लोग इसको इतना मोहनजोदड़ो बोला, इतना जो मोहनजोदड़ो मिला कि जो ये जो कंकाल जहाँ पर मिला यही आपका हो गया, ये क्षेत्र आपको कहलाने लगा मोहनजोदड़ो। क्या कहलाने लगा? तो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो यहाँ आपको कहलाना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक आपका ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। कमेंट में सभी बच्चे लिखिएगा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मृतकों का कंकाल क्या होता है? मृतकों का कंकाल को ही हम लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं, या किसी भी प्रकार से आप बयां आप है सकते हैं कि मृतकों का कंकाल कहिए या मरा हुआ व्यक्ति का कंकाल कहिए, जो मन में है वो आप है ना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसका अर्थ हो गया। अब जो
मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा यदि कोई नगर था, वह नगर था मोहनजोदड़ो। उसके बाद ही आपको हड़प्पा आता है। लेकिन हड़प्पा का जो जुड़वा दो शहरों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी आपको कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला? तो प्यारे बच्चों, सार्वजनिक स्नानागार मिला। ठीक है, सार्वजनिक विशाल स्नानागार। ठीक है, सार्वजनिक विशाल स्नानागार प्यारे बच्चों कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सार्वजनिक विशाल स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था, जिसे मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि सार्वजनिक विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही सार्वजनिक विशाल स्नानागार आपको पाया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों आपको किसी भी प्रकार से समझ में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आती होगी। यदि आती है तो कमेंट करके बताइए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता। तो प्यारे बच्चों जो हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आप इसे चाहे तो नगरीय सभ्यता कहिए या इसे शहरी सभ्यता भी कह सकते हैं, शहरी सभ्यता भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी कैसे, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी कैसे, दोनों आपको बात बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों नगर में क्या क्या चीज़ आपको उपस्थित आपको रहता है। ठीक है, तो एक नगरीय सभ्यता को समझने के हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी कैसे, इससे जानने के लिए सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। क्या देखेंगे? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में आप क्या जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की क्या विशेषता थी, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बताएं। इस प्रकार से आपके एग्जाम में भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी देखिए जो हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में जब भी नगर बनाया जाता था, मैंने आपको कहा कि नगर बनाने के लिए क्या होता था, तो प्यारे बच्चों विचार विमर्श आपको होता था। मैंने पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया। विचार विमर्श होने के बाद यह तय किया जाता था कि चलिए अब नगर को बनाया जाए। तो नगर को बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या होता था? तो प्यारे बच्चों नगर को बनाने के लिए नगर को चार दीवारी से घेर दिया जाता था। क्या किया जाता था? चार दीवारी से घेर दिया जाता था और किला बना दिया जाता था, जिससे क्या होता था? तो प्यारे बच्चों जिससे आपको एक जो नगर है, एक नगर आपको सेफ है ना हो जाता था। यानी कि ये सारा चारों का चारों जो दीवार है सुरक्षा प्रदान करता था। सुरक्षा प्रदान करता था एक तो बाढ़ से और एक दूसरा बाहरी आक्रमण से इसको सुरक्षा प्रदान करता था। अर्थात हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो नगर थे वह किलाबंद थे। कैसे थे? तो प्यारे बच्चों किलाबंद थे।